नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 6। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड वेंचुरी मीटर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये। क्लियर हुआ? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बाय द वे, क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझिए। कंसिडर अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। नॉन विस्कस मतलब जिसकी विस्कोसिटी नहीं है, मतलब सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी सेम होगी। फ्लोइंग स्टेडीली बिटवीन द सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। स्टेडीली मतलब इजीली घूम रहा है, इजीली पास हो रहा है बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सेक्शन। अब देखो, ये क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा है तो इधर वेलोसिटी होगी, ये क्रॉस सेक्शन छोटा है तो इधर वेलोसिटी सेम होगी, अलग 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 होगी। तो इधर मैं वेलोसिटी को v1 मानता हूँ और इसकी वेलोसिटी को v2 मानता हूँ। Let A1 be the area of the cross section, V1 be the fluid velocity and ρ1 be the fluid density। आपने बोला सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आपने बोला तो डेंसिटी तो दोनों की सेम, बट फॉर टाइम बिंग हम इसको ρ1 डेंसिटी मानते हैं और इसको ρ2 डेंसिटी मानते हैं। ठीक है, तो ρ1 is the density of the fluid or liquid at this point and ρ2 is density at this point। बराबर है। अब आपको पता है कि मास का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इन स्मॉल टाइम इंटरवल del t, इन स्मॉल टाइम इंटरवल del t, देख लो del t टाइम में यहां से यहां पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसकी वेलोसिटी इनटू टाइम v1 इनटू del t उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, मतलब देखो एरिया इनटू लेंथ, और मास हमें चाहिए तो डेंसिटी तो वो डाल दिया। तो देयरफॉर ये जो मास यहां से लेके यहां तक del t टाइम में जाएगा, देखो इन del t टाइम क्या होगा उसका फॉर्मूला, एरिया A1 इंटू लेंथ V1 del t इंटू डेंसिटी ρ1। सिमिलरली इधर वाला मास क्या होगा, एरिया A2 लेंथ V2 del t इंटू डेंसिटी ρ2। बराबर है, यहाँ से इतना मास जाएगा और यहाँ से इतना मास जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम आपने सुना है? व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास इधर है उतना ही मास इधर ही रहेगा, क्योंकि सेम टाइम है। अब बोलो सर लेंथ अलग है, लेंथ अलग है बट मास तो उतना ही जाएगा ना, इतना मास आगे। अगर एक मान लो कि पॉट भरा हुआ है, अगर मैं उसमें 10 लीटर डाल रहा हूँ भरा हुआ, तो 10 लीटर बाहर निकल जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ से जितना जाएगा पानी उधर भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या बोल सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m2, m1 और m2। देखो del t और del t कैंसिल हो गया, बट आप एक और चीज भी जानते हो कि ρ1 और ρ2 इक्वल होंगे, तो ρ1 और ρ2 भी कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। नाउ व्हाट डज a1 v1 इक्वल टू a2 v2 स्टैंड्स फॉर, कि भैया आप इस इमेज में चेक करो, इसका एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका एरिया इनटू वेलोसिटी, उसको ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स, कि भाई यहां से जितना, मान लो कि एरिया बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। सेम टू सेम इधर एरिया क्या है, छोटा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी, है। Okay, EV constant. This is the equation of continuity. It states that during the streamlined flow of non-viscous and incompressible fluid through a pipe of a varying cross section मतलब पहले बड़ा छोटा, the product of area of cross section and normal fluid velocity AV remains constant throughout the flow। कहीं पे भी जाओ, ऐसा नहीं है, इसके आगे भी आप जाओ, इसके आगे भी आप चले जाओगे, इसके आगे भी, तो यहाँ पे उसका एरिया A3 और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी V3, तो ये क्या बन जाएगा, A3 V3, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। तो देखो जितना एरिया कम हो गया, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। और वो आपने ट्राई भी किया है, वो ट्यूब होता है गार्डन वाली, आपने देखी होगी, तो आगे पानी ऐसे ही जाता है, बट जैसे ही आप दबाओगे तो वो पानी बहुत प्रेशर से नहीं बोल सकते, वेलोसिटी से जाता है। क्यों? बिकॉज उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? लिख लिया?
ठीक है। एक चीज याद रख लेना, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप देखोगे, देखो A1V1 और A2V2 इक्वल है। मान लो अगर आपने A1V1 इज इक्वल टू A2V2, अगर आपने A1 बढ़ा दिया तो V1 को छोटा होना पड़ेगा, तभी वो इसके साथ क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने A2 को घटा दिया तो V2 को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, velocity is inversely proportional to A. The liquid velocity at any section of the pipe is inversely proportional to the area of cross section of the pipe at that section. This explains why the speed of water emerging from a PVC pipe increases when we press its outlet with the finger, and hence its area decreases. यह है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आ गया बेटा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको पता चल गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, ओके, कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, तीन होती है। पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी प्रेशर एनर्जी। आपको पता है कि एनर्जी पजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, m नीचे आ जाएगा, दैट इज ke/m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ v²। एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट of the liquid is known as the velocity head। ये समझना है, मोस्ट IMP, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब क्या होगा, इसको दोनों को यहाँ पे भी g से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, g से। mg क्या है आपका, वेट है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल टू v²/2g। इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी हेड। क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखेंगे, हाफ mv²/v। अब m/v तो आपका डेंसिटी होता है, तो हाफ ρv² भी बोल सकते हैं उसको। क्लियर हो गया। ओके, सेकंड जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड जो एनर्जी है हम उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, द एनर्जी पजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर मास क्या होगा, m से डिवाइड कर दो, pe/m इज इक्वल टू gh हो जाएगा। पोटेंशियल हेड क्या होगा, पोटेंशियल हेड मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय वेट, तो gh/g ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू h हो गया। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, mgh/v, m/v इज ρgh हो गया। ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और तीसरा है जिसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी काफी नई चीज है, ध्यान से सुनना। क्या है प्रेशर एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। लिक्विड अंडर प्रेशर कैन डू वर्क एंड सो पजेस एनर्जी। कोई भी लिक्विड अंडर प्रेशर होगा तो वो काम कर सकेगा, और इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर एनर्जी। फॉर एग्जांपल, लिक्विड इन अ सिलेंडर कैन ड्राइव अ पिस्टन एज शोन इन फिगर। देखो अब यहाँ से पिस्टन ऐसे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड के कारण जो हाइट डिफरेंस है वो प्रेशर लगाएगा, तो इसके कारण यहाँ से वो पिस्टन आगे पीछे मूव होगा। लेट पी बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए। ये एरिया ए के पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है P। नाउ सपोज द पिस्टन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x अंडर द प्रेशर P। कितना डिस्टेंस मूव किया, x। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया। P इज इक्वल टू क्या होता है, F/A। देयरफॉर F इज इक्वल टू PA, एरिया इनटू डिस्टेंस। अब प्रेशर P, एरिया A इनटू डिस्टेंस x। A इनटू x मतलब क्या होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस, वो हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन, पिस्टन ने जितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया वो। तो प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PV। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड बाय V, तो हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास तो PV/m, V/m हो जाएगा 1/ρ तो P/ρ। एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, तो
क्या हो जाएगा, यूनिट वेट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड बाय जी कर देंगे। क्या लिख सकते हैं हम, पी वी बाय एम जी, और वी बाय एम क्या होता है रो, तो क्या होगा पी बाय रो जी, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर है। वेलोसिटी हेड कहाँ गया आपका, ये रहा वेलोसिटी हेड, वी स्क्वायर बाय 2g, ये प्रेशर हेड पी बाय रो जी। समझ में आया। अब बोलोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो बर्नौलीज इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ, तो बर्नौलीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलता है द स्विस फिजिसिस्ट डैनियल बर्नौली फर्स्ट डिराइव्ड द एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू द प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट इन 1738। भाई फ्लूइड की क्या स्पीड है और उसकी कितनी हाइट है, उसके हिसाब से हमारे बर्नौली भैया ने, सॉरी यार, बर्नौली भैया ने एक रिजल्ट डिराइव किया था, उस रिजल्ट का नाम है बर्नौलीज प्रिंसिपल, called Bernoulli's principle based on the law of conservation of energy and applied to ideal fluid। किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कहाँ पे अप्लाई होता है, अप्लाई टू आइडियल फ्लूइड्स। Bernoulli's principle states that the sum of the pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume, pressure energy by volume, kinetic energy by volume and potential energy by volume, देखो इसलिए हमने सारी पढ़ ली ना, ताकि आपको पता चले कहाँ से आ रहा है, of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant throughout the streamline। What is pressure energy by volume, P? What is kinetic energy by volume, half rho v square? What is potential energy by volume, rho gh? वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये हमें प्रूव करना है, बराबर, क्लियर हुआ, पक्का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक ये फिगर लेंगे, इस फिगर में आप देख सकते हो कि भैया इसका एरिया कितना है A1, इसका एरिया है A2। देखो स्ट्रेट इसलिए नहीं रखा क्योंकि हाइट सेम रहती है, मैंने टेढ़ा रखा है इसलिए हाइट भी चेंज हो रही है, यहाँ पे वो H1 हाइट पे, यहाँ पे वो H2 हाइट पे है। ये लेंथ उसने कितना ट्रैवल किया V1 डेल टी, ये लेंथ उसने कितना ट्रैवल किया V2 डेल टी। ओके, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1, यहाँ पे प्रेशर लगेगा P2, और रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वहां पे भी वही रहेगी। सो वट एवर मास ऑफ द फ्लूइड एंटर्स द पाइप एट सेक्शन ए इन टाइम डेल टी एंड इक्वल मास ऑफ फ्लूइड फ्लोज आउट एट सेक्शन बी इन टाइम डेल टी। जितना डेल टी टाइम में यहाँ पे पानी निकला उतना ही पानी यहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दिस मास इज गिवन बाय, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बराबर है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज A1 और लेंथ कितनी है V1 डेल टी और डेंसिटी है रो। ओके, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ continuity, A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to constant। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी V2 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, बराबर है। इतना लिख लिया, इसको मैं नाम देता हूँ, और यहाँ पे एक चीज और भी हम लिख सकते हैं, मास वो किसके इक्वल होगा, A2 V2 डेल टी रो, इसको मैं नाम देता हूँ 1 और इसको मैं नाम देता हूँ 2। ठीक है, डायग्राम यहीं पे रख लें। देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, हमें पता नहीं कौन सी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बी की ज्यादा मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस
काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी होगी, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। अब देखो दोनों में हाफ एम तो कॉमन ही है, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब m का फॉर्मूला फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, a1 v1 del t रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, ऑल्सो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, हाइट चेंज हो रही है, ओके, ऑफ द फ्लूइड कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। क्या पोटेंशियल एनर्जी एट बी, mgh2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज mgh1, mg कॉमन, h2 माइनस h1। m की जगह पे हम वैल्यू डाल देंगे a1 v1 del t रो इंटू g h2 माइनस h1। ओके, तो नेट वर्क डन क्या होगा, अब देखो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, देयरफॉर नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन ऑन फ्लूइड एट ए माइनस वर्क डन ऑन फ्लूइड एट बी। अब बोलो सर बी माइनस ए क्यों नहीं किया, ओके देखो एक बात समझो, ओरिजिनल कहाँ पे था, यहाँ पे, फिर यहाँ पे लेके गए, तो जो चेंज इन वर्क डन होगा तो आप बोलोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। वर्क डन इनिशियल से फाइनल इतना किया, तो इस पे इतना वर्क डन किया, तभी वो यहाँ पे गया ना, इसलिए ए माइनस बी किया, बराबर है। तो इसका क्या आएगा, वर्क डन नॉट फ्लूइड एट ए क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v1 del t माइनस p2 a2 इंटू v2 del t, बराबर है। बट आपको पता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो p1 a1 v1 del t माइनस p2 a2 v2 की जगह पे वापस v1 a1 del t, क्या कॉमन निकालेंगे, a1 v1 del t कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 माइनस p2। अब आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो अगर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो दिस माइनस दिस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ, ओके। अब फाइनली नेट वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेट वर्क डन हमारा कितना निकला, a1 v1 del t p1 माइनस p2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी आपने आगे देखा होगा क्या निकला था, हाफ a1 v1 del t रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, a1 v1 del t p1 माइनस p2। अब देखो a1 v1 del t a1 v1 del t a1 v1 del t सब में कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, p1 माइनस p2 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, p1 माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, ये गलत हो गया मेरा, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका कुछ और ही था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना था, a1 v1 del t रो g h2 माइनस h1, तो a1 v1 del t, हाँ तो क्या बचा, रो g h2 माइनस h1 बचा ये, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर
माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1, सब वन वाले इस साइड रख दो, तो p1 ये इस साइड जाएगा तो हाफ रो v1 स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा तो रो जी h1, ये इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, यहाँ पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। देयरफॉर उसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। बराबर, क्लियर हो गया। अगर आप इसमें से रो और जी तो पता ही है कांस्टेंट है, तो रो जी कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा, P बाय रो जी, यहाँ पे बचेगा हाफ वी स्क्वायर बाय जी, और यहाँ पे बचेगा h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो p बाय रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाय जी प्लस h, वो भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आपको पता है कि बेटा ये p बाय रो जी क्या होता है, प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाय जी वेलोसिटी हेड, और हाइट मतलब पोटेंशियल हेड। ठीक है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड सबको ऐड करोगे तो वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ओके, ये भी आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट और ये दूसरा। डन, समझ में आ गया, ये था आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब उसकी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या है उसकी, बर्नौलीज इक्वेशन आइडियली अप्लाइज टू फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी और नॉन विस्कस फ्लूइड, बट इन केस ऑफ विस्कस फ्लूइड वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट द वर्क डन अगेंस्ट द विस्कस ड्रैग। बट अगर विस्कस फ्लूइड हुआ तो हमें वहां पे लेना पड़ेगा वर्क डन ड्यू टू विस्कस ड्रैग, वर्क डन ड्यू टू विस्कस ड्रैग। बराबर है। दूसरा, Bernoulli's equation has been derived on the assumption that there is no loss of energy due to friction. Okay, but in practice, when fluid flows, some of the kinetic energy gets converted into heat due to work done against the internal forces of friction or viscous force. जब पानी फ्लो होता है तो viscous force के कारण वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी वहां पे रिड्यूस हो जाती है। तीसरा, Bernoulli's equation is applicable only to incompressible fluid because it does not take into account the elastic energy of the fluid. अगर वो compress हुआ तो elastic energy लेनी पड़ेगी। चौथा, Bernoulli's equation is applicable only to streamline flow, not when the flow is turbulent. ये भी बात सही है। And last, Bernoulli's equation does not take into consideration the angular momentum of the fluid because ideal fluid की बात है और that is irrotational flow होता है, so it cannot be applied when the fluid flows in the curved path. कर्व्ड पाथ में फ्लूइड फ्लो होता है तब वहां पे ये हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये फॉर योर नॉलेज है, लिखने की जरूरत नहीं है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा, बर्नौलीज प्रिंसिपल में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। P प्लस रो जी एच इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर बिकॉज इट इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इवन इफ इट इज रेड। अगर फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो P प्लस रो जी है तो फिर भी लगेगा, मतलब वो स्टैटिक प्रेशर है। एंड हाफ रो वी स्क्वायर इज नोन एज डायनामिक प्रेशर क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ओके, ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज प्रेशर ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल को आप ये भी लिख सकते हो, स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक, स्टैटिक मतलब P प्लस रो जी, डायनामिक मतलब रो वी स्क्वायर। नाउ इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब मतलब स्ट्रेट ट्यूब, तो H तो कांस्टेंट ही रहेगा, H कांस्टेंट रहेगा मतलब ये रो जी एच वाला कॉन्सेप्ट तो गया, तो इसका मतलब P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस शोज दैट इफ वी इंक्रीज P डिक्रीज, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो इसको घटना पड़ेगा। Thus for the streamlined flow of an ideal fluid flowing horizontally the pressure decreases where velocity increases and vice versa। जैसे ही आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल व्हिच फाइंड्स मेनी एप्लीकेशंस। और ये जो है ना
उसका बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कि भाई अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगी और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर घटता है, वहां से आया। अब बोलो सर हम वो पाइप से जब उंगली करते हैं तब वहां पे तो ऐसा होता है कि भाई जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, वो प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, आप एरिया कम कर रहे हो। अब बोलो सर एरिया कम होता है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बट सामने फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। एरिया कम होने से क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना ही नहीं है, बराबर है। यहाँ पे तो हमें क्या लगाना है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाना है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। और वो जो हमने पानी वाला कॉन्सेप्ट देखा ना, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, एरिया और वेलोसिटी का है, वहां पे प्रेशर का कुछ काम नहीं है। डन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में प्रेशर का कुछ काम नहीं है, याद रहेगा, पक्का, ठीक है। टॉर्सलिस लॉ ऑफ रिफ्लक्स, ये भी बहुत बढ़िया सा है टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। टॉर्सलिस लॉ ऑफ रिफ्लक्स क्या बोलता है कि भाई ये एक ट्यूब है, एक कंटेनर है, बराबर है, जहां से पानी निकलता है। द वर्क एफ्लक्स मींस, द वर्ड वर्क नहीं, द वर्ड एफ्लक्स मींस आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड। आपने देखा होगा कि एक टंकी होती है, पूरी पानी से भरी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे होल करो, यहाँ पे होल करो और यहाँ पे होल करो, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है और इधर से पानी है, ए बी और सी। सबसे ज्यादा प्रेशर में पानी कहाँ से आएगा, सी से, बराबर है। As shown in figure, consider a tank containing a liquid density rho with a small hole on its side at height y1 from the bottom, bottom से y1 है। Let y2 be the height of the liquid surface from the bottom and p be the air pressure above the liquid surface। देखो इस पे air pressure p लगेगा, bottom से उसकी height y2 है, यहाँ से इसकी height y1 है, और h क्या है, h is the height from the hole from the top। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे इसका एरिया A2 है, उसकी वेलोसिटी V2 होगी, इसका एरिया A1 है और इसकी वेलोसिटी V1 होगी, क्योंकि पानी निकल रहा है मतलब यहाँ पे नीचे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी उसका एरिया है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो इसके भी इस पे V2 इज इक्वल टू कितने नीचे जा रहा है स्पीड से, A1 बाई A2 इंटू V1। अगर मान लो इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है, तो क्या होगा, V2 आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि भाई इसका एरिया बहुत बड़ा है, अब इतना बड़ा टंकी होता है, इतना बड़ा टंकी, मान लो इतना बड़ा टंकी, ठीक है, उसमें होल सिर्फ इतना है। अब इसका कोई मतलब है, इसका कोई कैलकुलेशन का मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तब आप उस केस में क्या बोल सकते हो, एज A2 इज मच मच ग्रेटर देन A1, so the liquid may be taken at rest at the top, और V2 को आप क्या कंसीडर कर सकते हो, जीरो। ओके, बेटा समझ में आया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग कि अगर मान लो इसका एरिया काफी बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर ये तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये 0.00 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली उसको जीरो बोल सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा भाई यहाँ से पानी निकल रहा है तो यहाँ पे इतने धीरे से आ रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो ही है। तो अगर हम यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है, बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है। ओके, अब P1 की जहां पे बात कर रहे हैं, P1 यहाँ पे बाहर तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि खाली है, तो P1 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, P1 की जगह पे PA पुट करूंगा, हाफ रो V1 स्क्वायर ये भी पुट करूंगा, रो जी उसकी हाइट कितनी है बेटा, उसकी हाइट आप वहां पे कितनी पुट करोगे, Y1। हाइट कहाँ से मेजर करते हैं, नीचे से मेजर करते हैं, ये वाली हाइट, तो कितना हो जाएगा, रो जी रो जी Y1 इज इक्वल टू P2 की जगह पे, तो आप P डायग्राम देख लो, P2 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, P प्लस उसकी वेलोसिटी तो जीरो है और रो जी, और वो कितना नीचे है, Y2 नीचे है, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी V1 की फाइंड करनी, तो इन दो बंदों को उस साइड लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस PA
प्लस देखो रो जी वाई वन उससे जाएगा तो माइनस रो जी वाई वन, तो रो जी कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन हाफ, हमें वी वन स्क्वायर चाहिए, बट फ्रॉम द फिगर यू कैन इजीली सी दैट वाई टू माइनस वाई वन किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। देखो ये पूरा वाई टू और ये माइनस वाई वन एच के इक्वल हो गया। एच मतलब क्या, फ्रॉम द टॉप से लेके उस होल का डिस्टेंस, तो ये वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू पर चला जाएगा, बराबर है, टू पर चला जाएगा, रो आ जाएगा नीचे, फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं, आप रो वी वन स्क्वायर ओके। ये क्या हो जाएगा पी माइनस पी ए प्लस रो जी एच, ठीक है, टू पर भेज देता हूँ, रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी माइनस पी ए टू रो जी एच, रो को नीचे भेज देता हूँ, वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाय रो पी माइनस पी ए प्लस रो कैंसिल हो जाएगा टू जी एच, रो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर वी वन की वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगा टू बाय रो पी माइनस पी ए प्लस टू जी एच। आ गया समझ में बेटा, पक्का। ये है वेलोसिटी जिससे पानी करके यहाँ से बाहर निकलेगा, खुश मतलब अच्छे से जस्ट किडिंग। अब इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं बट वो हमारे कॉन्सेप्ट के नहीं है बोर्ड्स के, इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। क्लियर हो गया, ये उसका डेरिवेशन है। अब उसमें स्पेशल केस है, याद रख लेना कि अगर P है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी बड़ा है तो 2gh तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, तब सिर्फ ये बचेगा। Thus, the speed of efflux is determined by container pressure P. Such a situation exists in rocket propulsion system. अंदर वाला प्रेशर बाहर के प्रेशर से इतना ज्यादा होता है कि भाई वो 2gh का कोई कंसिडरेशन नहीं। बट अगर टैंक ओपन हो, जनरली मोस्ट ऑफ द केस में होता है कि ऊपर से टंकी खुली हो, तो P और PA क्या हो जाएंगे इक्वल, तो P माइनस PA जीरो हो जाएगा, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2gh। Thus, the velocity of efflux of a liquid is equal to the velocity of a body acquires in free falling वाला केस याद है, बस ऐसा ही है। This result is called Torsell's law, इसको क्या बोलते हैं Torsell's law। डन, स्पेशल केस याद रखना, एमसीक्यू में बहुत काम आएंगे। ओके, और लास्ट टॉपिक आज के लिए वेंचुरीमीटर। व्हाट इज वेंचुरीमीटर? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। एक पाइप में से कितना लिक्विड फ्लो है उसका रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लो मीटर और वेंचुरी ट्यूब। ऐसा होता है देखो, ठीक है, ऐसा यहां से ऐसे ट्यूब कनेक्ट करी जाती है, ऐसे ट्यूब कनेक्ट करी जाती है, बराबर। फिर मेजर किया जाता है उस हिसाब से। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब है हैविंग अ वाइडर ओपनिंग क्रॉस सेक्शन A1 एंड नैरो नेक, ये देखो नैरो नेक है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। दिस टू रीजंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्यूब आर कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर, मैनोमीटर में कनेक्टेड है, मैनोमीटर मतलब प्रेशर वो हाइट डिफरेंस करने के लिए, और उसके अंदर जो एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है रो एम, रो एम मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर। समझ में आया इतना बेटा, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, एक नैरो एक वाइड, प्रेशर डिफरेंस होगा सो उससे आप कर सकते हो। डायग्राम यहीं पे रखा है, इसका वर्किंग देख लेते हैं। लेट द लिक्विड वेलोसिटी बी v1 एंड v2 एट द वाइडर एंड नैरो पोर्शन, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या पता है आपको, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो देयरफॉर उसके बेस पे आप क्या पा सकते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू v2 बाय v1, क्योंकि v1 नीचे आएगा। Now, if the liquid has density rho and is flowing horizontally, तो बर्नौलीज इक्वेशन आपको याद है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, हाइट तो सेम है, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम हाइट पे है, तो हम क्या बोल सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब मैं P2 को इस साइड लेके आता हूं तो P1 माइनस P2, इसको दूसरे साइड लेके जाता हूं तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ओके, अब इनमें से मैं हाफ रो पहले कॉमन निकाल लूं, तो देयरफॉर P1 माइनस P2 कितना होगा, हाफ रो कॉमन निकला, क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें से मैं V1 को कॉमन निकालता हूँ,
So P1 minus P2 is equal to half rho V1 square. अब देखो इसके पास V1 नहीं है, so V2 square by V1 square और ये हो जाएगा -1. बट आपको पता है कि V2 by V1 इज इक्वल टू क्या है, A1 by A2. अब उसकी जगह पे ये पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, P1 minus P2 is equal to half rho V1 square A1 square by A2 square minus 1. अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो P1 minus P2 प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्यूब आप इजीली फाइंड कर सकते हो. ओके अब ये P1 बट आपको पता है, बट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या होगा, रो GH है, ये रहा, इसलिए तो मैनोमीटर लगाया है. ये यहाँ का प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है ना, रो GH के कारण. अब इसमें रो किसका लेना पड़ेगा, हमें लिक्विड का लेना पड़ेगा, और रो GH आया, समझ में आया. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, रो M GH इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर. तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इसमें से V1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे फाइंड करते हैं. तो हमें V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2H रो mg बाय रो इंटू A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. Therefore V1 की वैल्यू अंडर रूट 2H रो mg बाय रो A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. समझे. अब इसमें से मैं A2 स्क्वायर में से A2 बाहर निकल लेता हूं, तो V1 इज इक्वल टू क्या बाहर निकल जाएगा, V1 इज इक्वल टू A2 अंडर रूट 2H रो mg बाय रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. Q मतलब फ्लो, A1 V1 इज इक्वल टू A1 एज इट इज रखूंगा, V1 की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, A2 इंटू 2H रो mg बाय रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. ये है फाइनल फॉर्मूला. V कहां से आया, यहां से आया, तो A2 की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो वेंचुरीमीटर के अंदर जितना फ्लो पास होता है उसका वैल्यू ये होगी. डन. अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. आज के लेक्चर में काफी बड़ा हो गया, 37 मिनट्स का. 4 डेरिवेशन हम देखे, टॉर्सलिस, ये वाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलिस. तो प्लीज चारों के चार मोस्ट 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 आईएमपी डेरिवेशंस है. एक ही लेक्चर में मैंने ले लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. So study well and take care, beta.